नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। बंगाल बुलेटिन में आज हम सबसे पहले दिखाएंगे कि कैसे बंगाल को लेकर कांग्रेस के दो सीनियर नेताओं में सिर्फ उठौल मचा हुआ है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कोविड सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी के फोटो को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बंगाल में योगी योगी हो रहा है। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सबसे पहले बंगाल में सत्ता का महासंग्राम छिड़ा हुआ है। दूसरा महासंग्राम कांग्रेस के भीतर छिड़ा हुआ है। कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता सोशल मीडिया पर आपस में ही भिड़ गए हैं। आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी के बीच आईएसएफ को लेकर घमासान मचा हुआ है। आनंद शर्मा ने आईएसएफ को लेकर सवाल खड़े किए तो अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा पर बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस में अंतरकला, आनंद शर्मा और अधीर रंजन भिड़े। आईएसएफ को लेकर आर पार की लड़ाई। बंगाल में सत्ता का महासंग्राम जारी है। कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं इस गठबंधन में कुछ महीने पहले बनी दरगाह फुरफुरा शरीफ पीरजादे अब्बास सिद्दीकी की पार्टी भी शामिल है। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच तलवारें खींच गई हैं। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई सोशल मीडिया पर खुलकर हो रही है। आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी एक दूसरे से भिड़ गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने आईएसएफ को गठबंधन में शामिल करने पर सवाल खड़े किए। आनंद शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती। आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है। बस इसी के बाद बवाल मच गया। इस पर बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा, जो लोग पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं वो 5 राज्यों में प्रचार करें, न कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बयान दें। आईएसएफ को लेकर कांग्रेस पहले से ही असमंजस की स्थिति में है। हाल ही में ब्रिगेड मैदान में हुई रैली के दौरान आईएसएफ नेता अब्बास सिद्दीकी के मंच पर आने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन की मीटिंग भी की गई थी। इसके बाद भी कांग्रेस बंगाल में आईएसएफ के साथ ही मैदान में उतर रही है। इसके पीछे वजह एकदम साफ है, मुस्लिम सीटों को साधना। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वैसे आनंद शर्मा कांग्रेस के भीतर जो नाराज गुट हैं G23 उसके वरिष्ठ सदस्य हैं और इससे पहले भी इस तरीके के सुर जो हैं वो निकाल चुके हैं। बंगाल में फिलहाल कांग्रेस के आईएफएस के साथ गठबंधन को लेकर अभी तक पार्टी में आंतरिक जो कलह शुरू हुई थी वो खत्म नहीं हुई है। अब इस कलह पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है और बीजेपी ने कांग्रेस और आईएफएस के गठबंधन को गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस गठबंधन पर निर्भर है। बंधुगण, आज से अनेकों मैं कहूंगा महीनों पहले 2019 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। यह दरअसल ठगबंधन है। यह गठबंधन ही नहीं, यह ठगबंधन है। और बंगाल में इसी प्रकार का एक ठगबंधन, इसी प्रकार के एक वैमनस्य फैलाने वाले ठगबंधन को कल हमने देखा है। आज सुबह से ही यह न्यूज में चल रहा है कि इस प्रकार जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ है, जो एक मुस्लिम क्लेरिक है, जो एक मौलाना है अब्बास सिद्दीकी, उनकी एक पार्टी बनी है। और स्वाभाविक है, मौलाना की पार्टी है, ये कोई सेक्युलर क्रेडेंशियल वाली पार्टी नहीं है। उसके साथ जिस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ अलायंस में चल रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी हैं, ऑपोजिशन में है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसको लेकर जो सुगबुगाहट है, कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर जिस प्रकार की द्वंद्व का माहौल का निर्माण हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का डबल स्पीक है, ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन कर ले।
आईएसएफ से कांग्रेस के गठबंधन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक खबर आगे हमारे पास आई है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने बंगाल विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के काम में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा और आगामी विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य के पूर्व महाधिवक्ता विमल चटर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। अपने 7 पन्नों के पत्र में पूर्व महाधिवक्ता विमल चटर्जी ने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए ताकि राज्य की जनता भयमुक्त होकर मतदान कर पाए। आपको बता दें कि 8 चरणों में बंगाल विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के चुनाव आयोग के फैसले पर जो कुछ लोग थे वो कोर्ट में गए थे। उन्होंने कहा था कि 8 चरणों में चुनाव नहीं होने चाहिए, इन चरण को यानी स्टेजेस को कम कर किया जाना चाहिए। इसी पे आज सुनवाई थी और सुनवाई में इस तरीके की बातें सामने आई है। कोर्ट ने किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। अब बंगाल चुनाव विपक्ष वैक्सीन पर भी राजनीति करने से चूक नहीं रहा है। अब कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी के फोटो पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर विरोध जताते हुए कहा कि चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, प्रधानमंत्री का फोटो कोरोना वैक्सीन दस्तावेज में दिया गया है। टीएमसी ने इस मामले को अब चुनाव आयोग के समक्ष भी उठाया है। यह सर्टिफिकेट काफी पहले से दिया जा रहा था, लेकिन चूंकि अभी तो बंगाल की लड़ाई जारी है और बंगाल की लड़ाई में अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कूद पड़े हैं। और योगी आदित्यनाथ के आज बंगाल में मालदा में जिस तरीके का भाषण हुआ उसको देखने के बाद से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में फिर से एक वही उत्साह, एक नया उत्साह जगा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी ने उन सभी मुद्दों को टच किया जिन मुद्दों पर बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही है और उनके बोलने के बाद से क्या हुआ असर, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। शांतनु जी, स्वागत है आपका। शांतनु जी, जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में मालदा में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करी है और आचार संहिता लगने के बाद से ये पहला उनका दौरा है और लगता है जिस तरीके से बीजेपी ने प्लानिंग की है, हर एक स्टेज में जितने भी 8 चरण है, 8 चरण में कम से कम जो है 40 सभाएं जो हैं उनकी, अभी तक जो सोर्सेज बता रहे हैं 40 से ज़्यादा सभाएं उनकी होने वाली है पूरे बंगाल में। क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की छवि बीजेपी को जो चाहिए बंगाल में वो चीज़ दे पाएगी? और जिस तरीके से आज शुरुआत की है योगी आदित्यनाथ ने, क्या आपको लगता है कि ममता खेमे में खलबली मच गई है? जी बिल्कुल, खलबली मची है और टीएमसी से आपने देखा है बयान भी आने लगे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और गवर्नेंस के, हाई क्वालिटी गवर्नेंस के, जैसे उन्होंने 4 साल उत्तर प्रदेश को गवर्न किया, उस दोनों के प्रतीक हैं। और वो दोनों ही बातें करते हैं। वो विकास की बात करते हैं और वो इस भेदभाव की भी बात करते हैं कि कैसे जो राम विरोधी है वो उत्तर प्रदेश में भी नहीं चल पाया। उन्होंने वार्निंग दी कि वो लोग जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, मानी मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव, वो आज कहां बैठे हैं? ममता के साथ। जी, तो उन्होंने वो भी चिताया कि अगर आप राम विरोधी बनेंगे, ये राम का देश है, राम यहाँ हीरो है, राम यहाँ के कण कण में बसते हैं। अगर आप राम विरोधी दिखेंगी तो आप भी जहां जाएंगी, ममता जी को उन्होंने चेतावनी दी कि कैसे दुर्गा पूजा बनाने के लिए भी कोर्ट से ऑर्डर लेके आना पड़ता है। बिल्कुल, गाय जो जन जन में प्रिय है उसके स्लॉटर को आप ईद में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो ये नहीं चलेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि बंगाल का जो इतिहास है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, चाहे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी विवेकानंद हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, और जो हमारी आजादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस रहे, या फिर जो जनसंघ के संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके इतिहास को भी चेताया। बिल्कुल। तो अगर जब जन जन में जाके, जैसे आपने कहा 30-40 रैली होंगी 8 फेजों में, और योगी आदित्यनाथ इतना पॉपुलर चेहरा है, हर बड़ी बड़ी मैगजीन के वो जितने भी सर्वे आते हैं उसमें नंबर 1 मुख्यमंत्री आते हैं। मैंने तो उनकी बायोग्राफी लिखी है, बहुत करीब से उनको देखा है, कितने कर्मठ व्यक्ति हैं। बल्कि मेरी बायोग्राफी अब बांग्ला में भी आ रही है। मैं आपके थ्रू बंगाल के आपके दर्शकों को बता रहा हूँ, जल्दी ही वो बायोग्राफी बांग्ला में आ चुकी है, बस आप सब तक पहुंचेगी।
तो उनका जाना मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ का बंगाल में जाना भाजपा के लिए भी और बंगालियों के लिए भी एक नई स्फूर्ति देगा चुनाव में। शांतनु जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे, और आपको आपके ज़रिए मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे माहौल को। बहुत सारे किरदार हैं इस बार बंगाल चुनाव में, बहुत सारे किरदार हैं। कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो पहले साथ में थे, इस बार अलग लड़ रहे हैं। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में विपक्ष का जो चेहरा था, विपक्ष की जो तस्वीर एक मंच पर दिखी थी, वो तस्वीर आज बदली हुई है। लेकिन अभी जो मुख्य चेहरे हैं, जो मुख्य जो किरदार है बंगाल चुनाव में, एक तो बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा सामने नहीं है, लेकिन मोदी का चेहरा सामने है। योगी आदित्यनाथ जो है वो हैं, उसके अलावा जो दिलीप घोष हैं, ये बहुत सारे चेहरे। इसके अलावा ममता बनर्जी, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी का एकमात्र चेहरा है। फिर इधर से दो जो है सीपीएम और कांग्रेस है। इसके अलावा एक जो नया चेहरा जो पीरजादा शरीफ का चेहरा है और असदुद्दीन ओवैसी का जो चेहरा है। क्या आपको लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ये जो दो चेहरे हैं, पीरजादा शरीफ का और जो असदुद्दीन ओवैसी का, इनकी नई एंट्री है, क्या बंगाल के चुनाव पे कोई असर डाल पाएगी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। अगर मैं 2019 के लोकसभा चुनाव को बेस मानूं तो टीएमसी को 43%, 43% वोट मिला था। बिल्कुल। भाजपा को 40% वोट मिला था। ये दोनों की लड़ाई थी, और इस दोनों की। बाकी जो आपने नाम लिए, कांग्रेस 5-5.5% की पार्टी थी, बिल्कुल। सीपीएम 6% वोट की पार्टी थी। अब वो दोनों साथ आ गई, मिला के कितना हो गया? 10-11%। अब उनको किसका साथ लेना पड़ रहा है? आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का साथ लेना पड़ रहा है। अगर आप पिछले 2-3 साल के सारे कार्यक्रम देख ले अब्बास सिद्दीकी के, तो वो 2-3 जिलों में हुए हैं। बिल्कुल। हुगली में हुए हैं, हावड़ा में हुए हैं, परगनाज में हुए हैं। तो वो 1.5-2% शायद वोट वो जुटा ले। तो कांग्रेस और सीपीएम तो बेसिकली एक सर्वाइवल की लड़ाई है कि बनी रहे, बिल्कुल बनी रहे, वोट शेयर आता रहे, कम से कम पार्टी का स्ट्रक्चर बना रहे। लड़ाई तो टीएमसी बीएसपी के बीच में है। हाँ, वो अलग बात है कि आईएसएफ ने एआईएमआईएम के साथ भी साठगांठ करने की कोशिश करी थी, और अभी भी वो कहते हैं कि वो पीछे से उनका एक तरह से छुपा हुआ समर्थन है। बिल्कुल। और हमने देखा है एआईएम की राजनीति क्या है, हमने देखा है आईएसएफ की राजनीति क्या है, हमने देखा है अब्बास सिद्दीकी ने ऐसे बयान दिए हैं वो तो ममता बनर्जी, क्योंकि उनका मुस्लिम वोटर बेस है बहुत बड़ा, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए, नहीं तो बिल्कुल सेडिशन के चार्ज लगने बिल्कुल। लेकिन शांतनु जी, मेरा ये सवाल पूछने का मतलब ये था, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 30% मुस्लिम आबादी वाले वेस्ट बंगाल में अगर चुनाव में दो मुस्लिम चेहरे, जो बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, एक तो देश के लेवल पे जिस तरीके से बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सफलता मिली, 5 सीट वो लेके आए, और उस जगह से लेके आए जहां पर मुस्लिम बहुल जनता थी, मुस्लिम बहुल मतदाता थे वहां पे, और वो वोट पूरी तरीके से इस बार शिफ्ट हुआ किसी दूसरी पार्टी में। जो अब तक ये देखा गया है कि मुस्लिम वोट पे जो नेता जिसका कब्जा रहा है वो अक्सर जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका कब्जा रहा है। लेकिन बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में जो देखा गया है, असदुद्दीन ओवैसी ने इन सीटों पे कब्जा किया है। उसी तरीके से एक गठबंधन यहाँ पर पीरजादा शरीफ और ओवैसी के बीच में हुए। तो क्या 30% जो मुस्लिम आबादी है, क्या उसमें बंटवारा होगा? क्योंकि ये इससे पहले ममता बनर्जी के साथ थे। किस तरीके से आप देखते हैं कि अगर मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा होता है वेस्ट बंगाल में, पीरजादा शरीफ की तरफ जाते हैं या ओवैसी की तरफ जाते हैं? क्योंकि पहले देखा जा रहा था केवल एक मुश्त जो है वो टीएमसी की तरफ जा रहे थे। तो अब क्या आपको लगता है इसमें विभाजन होगा? विभाजन होगा तो क्या सीधा विभाजन होगा या विभाजन नहीं होगा? क्योंकि मुस्लिम मतदाता समझते हैं कि अगर हम बटे तो गए। शांतनु जी। जी आ रही है। मैं कह रहा हूँ, देखिए, पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने, और कांग्रेस से जो टूट के बनी रीजनल पार्टीज हैं जैसे टीएमसी, उन्होंने मुसलमान समाज को केवल एक वोट बैंक की तरह देखा है, करा कुछ नहीं उसके लिए। उनके सामाजिक इंडिकेटर, उनके शिक्षा के इंडिकेटर, उनके जो हेल्थ के इंडिकेटर हैं वो आज भी नीचे हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने, टीएमसी की सरकारों ने, एनसीपी की सरकारों ने, जो कांग्रेस से निकल के आई है, या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, उन्होंने करा कुछ नहीं है, वोट बैंक की तरह देखा है। अब वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा वोट बैंक उनकी तरफ चला जाए, क्योंकि मुस्लिम समाज भी अब देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, बिहार में विकास हो रहा है, मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है, कर्नाटका में विकास हो रहा है, तो वो भी चाहता है। लेकिन उसके मन में इतना भर दिया गया है कि नहीं, बीजेपी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है, तो वो अगर टीएमसी केटर नहीं कर पाती है तो वो 80 की तरफ देखता है, तो वो आईएसएफ की तरफ देखता है। तो आप ठीक कह रहे। जो वहां पे बहुत सारे क्लरिक हैं जो समझाएंगे कि भाई आप उसको वोट दो जो भाजपा को हरा सके,
वो कभी मुस्लिम वोट प्रो पार्टी नहीं होता है, वो एंटी पार्टी होता है, वो टीएमसी का वोट नहीं है, वो जो भाजपा को हरा सकता है उसके लिए वोट है। तो शायद है, लेकिन फिर भी ये लोग ओवैसी कैंपेन अच्छा करते हैं जी। आईएसएफ का भी कहते हैं, जो युवा मुस्लिम नए लड़के हैं 3-4 जिलों में वहां पर पकड़ है, तो कुछ वोट तो कटेगा, कुछ वोट तो कटेगा, कुछ कटेगा। और आज शांतनु जी बीच में रोकना चाहूंगा। आज जब योगी आए थे वहां पे, तो उन्होंने जो भाषण दिया, भाषण के बाद जो समा बंधा था और उन्होंने क्या कहा, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद योगी जी ने जो कहा है उस पर हम शांतनु जी के साथ चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। बंगाल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री, सत्ता के महासंग्राम में जय श्री राम, मालदा की धरती बोले योगी योगी। बंगाल में सत्ता का महासंग्राम छिड़ा है। 8 चरणों में बंगाल विधानसभा के चुनाव होने हैं। आज बंगाल की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ की एंट्री भी हो गई। योगी ने बंगाल के मालदा में रैली को संबोधित किया। योगी ने अपने संबोधन के दौरान टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन तीनों पार्टियों ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। ममता बनर्जी के गढ़ को बेधने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे पॉपुलर और फायर ब्रांड नेता को पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतार दिया। केरल के बाद अब योगी आदित्यनाथ की पश्चिम बंगाल के चुनाव में एंट्री हो चुकी है। मालदा में जिस जिले पर योगी आदित्यनाथ ने आज जनसभा करी, ये एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। मालदा जिले में कुल 12 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2017 के चुनाव में आई थीं। लिहाजा इस बार भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के चेहरे के दम पर हिंदू वोटों को एकजुट कर एक बड़ी सफलता की आस लगाए बैठी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में लव जिहाद पर लगाम नहीं लग रही है। बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद गतिविधियों को, जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। और इसीलिए आज हम सब परिवर्तन यात्रा में आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। जो सरकार आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, जो सरकार अपराधियों का संरक्षण दे रही हो, जिस सरकार को कानून का राज स्थापित करने में नहीं, जिस सरकार को एन केन प्रकारेण सत्ता में बना रहना ही अपना एकमात्र उसने युग धर्म बना लिया हो, उस सरकार के साथ जो गरीबों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार कमजोरों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार किसानों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार युवाओं के लिए कार्य नहीं कर सकती और जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती है, उस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा को लेकर भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि जबकि यूपी में दुर्गा पूजा होती है। उन्होंने कहा यूपी में दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल में क्यों नहीं। और आज बंगाल के अंदर एक तरफ यहां पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहां की सरकार मौन बनी रहती है। जय श्री राम को लेकर तो बंगाल में बवाल मचा है। कितनी ही बार ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे पर बौखला गई हैं। अब सीएम योगी ने जय श्री राम को लेकर
ममता बनर्जी पर हमला बोला। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का और साहब ने देखा है क्या हो गया है। और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। जो भी राम का द्रोही है, याद रखना, मालदा की धरती से ही मैं इस बात को कह रहा हूं, होली आने वाला है अभी कुछ ही दिनों के बाद, और कभी उस कालखंड में भी कुछ लोगों ने भगवान विष्णु और राम का नाम लेने को प्रतिबंधित किया था। होली के अवसर पर हम लोग क्या कहते हैं उसको। और मित्रों, आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है, घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है, और जब किसी प्रियजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। मालदा की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत को जागृत करने का काम किया था। विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कि जो कार्य कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उन्होंने दुनिया के यानी वैश्विक मंच पर जाकर के बंगाल की धरती का एक युवा सन्यासी बंगाल की धरती से आह्वान करता था, और उनका जो आह्वान था वह भारत को जागृत करने का आह्वान था। उन्होंने इस समय कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस स्वामी विवेकानंद का यह वक्तव्य कोई सांप्रदायिकता का प्रतीक तो नहीं था। स्वामी विवेकानंद का यह वक्तव्य भारत को जोड़ने वाला वक्तव्य था। भारत की सनातन संस्कृति को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का, वैदिक परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का एक मंत्र था। स्वामी विवेकानंद की इस परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं। बंगाल में सीएम योगी की जोरदार एंट्री के बाद एक बात तो साफ है कि बीजेपी किसी भी तरह से बंगाल की लड़ाई को हल्के में नहीं ले रही। आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा के भाषण के दौरान सीएए एनआरसी के मुद्दे को उठाया, घुसपैठ के मुद्दे को उठाया और साथ ही अपने भाषण का समापन जय श्री राम के नारे के साथ किया, उसने योगी आदित्यनाथ के मैसेज को पूरी तरीके से साफ कर दिया। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ के दौरों को और बढ़ाएगी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे के दम पर हिंदू वोटों को एकजुट कर बंगाल चुनाव में एक बड़ी सफलता का स्वाद भारतीय जनता पार्टी चखना चाहती है। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। जी हां, योगी आदित्यनाथ के नाम पर बंगाल में चुनाव का माहौल बनाए जाने की कोशिश की जा रही है और निश्चित तौर पर इसको बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। हमारे पास समय की कमी है, हमें अपने प्रोग्राम को यहीं पर वाइड अप करना पड़ रहा है। फिलहाल हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।